हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज नवंबर 5 को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ कवच इंस्टॉलेशन। कवच इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे कि कवच की स्थिति क्या है, अभी कितना इंस्टॉल हो गया है, कितना बचा हुआ है और कितना समय लग सकता है। ठीक है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए कवच सिस्टम है क्या ये समझना ज़रूरी है। बेसिकली एंटी कोलिजन सिस्टम है, रेलवे में लगाया जा रहा है। इसके कंपोनेंट समझेंगे, कैसे काम करता है समझेंगे। इम्पॉर्टेंट है 24 के लिए। आएगा तो बहुत डिफ़िकल्ट आएगा, आसान नहीं पूछेंगे अगर आया तो, नहीं तो ये हो सकता है ना भी पूछे। इसके अंदर एक RFID टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस टेक्नोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है और बारकोड से इसका कंपैरिजन भी करेंगे। ये आपका बहुत समय से पेंडिंग है RFID, हो सकता है कवच ना आए RFID आ जाए, ये भी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है एनवायरमेंटल फैक्टर डिटरमाइन हाइट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, इसमें प्री एस्पेक्ट है जीन एक्सप्रेशन, इसको समझेंगे जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है यूनेस्को नेम कोझिकोड सिटी ऑफ लिटरेचर व्हाट दिस टैग मीन्स। इसमें हम बेसिकली UCCN जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है यूनाइटेड नेशन का, उसको समझेंगे, जो कि यूनेस्को द्वारा टैग दिया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट है ये भी, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल हैं सारे। सिर्फ फर्स्ट आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा, बाकी सब रटने वाली इन्फॉर्मेशन है। आइए शुरू करते हैं हमारा एडिटोरियल एनालिसिस। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ कवच इंस्टॉलेशन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन कवच के ऊपर नहीं आएगा, आपको पूछा नहीं जाएगा कवच सिस्टम क्या है। रेलवे सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और रेलवे सेफ्टी या कोलिजन के कारण क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने कवच को भी डिस्कस किया था। सिर्फ कवच का आपको मेंशन करना है, सरकार क्या कर रही है कोलिजन रोकने के लिए, रेलवे सेफ्टी इम्प्रूव करने के लिए। उसमें सिर्फ कवच का नाम जो है डालना ज़रूरी है। कवच है क्या? एंटी कोलिजन सिस्टम है जो कि ट्रेनों में लगाया जा रहा है। तो ये एंटी कोलिजन सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट आर्टिकल में। प्री के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2024 में आएगा क्या? बिल्कुल चांसेस कम है, क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है। बहुत कम चांसेस है कि आपको कवच पूछे। अगर पूछा बाय चांस, अगर आपको आता है ये, तो ये बहुत डिटेल में आएगा। क्वेश्चन बहुत टफ बनाने की कोशिश करेंगे। आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है तभी आप जो है इसको समझ पाएंगे। इसके कंपोनेंट क्या है, ये काम कैसे करता है, एकदम डिटेल में इसकी साइंस पढ़ना पड़ेगी, तभी जो है हमको 2024 में आता है तो क्वेश्चन बनेगा। ऐसे नहीं आएगा कि बताइए कवच रिसेंटली न्यूज़ में है और ये है क्या, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। अगर ऐसा पूछ लिया तो आपकी चांदी है। ठीक, तो ये हमारा बेसिकली फर्स्ट आर्टिकल के बारे में हमने बात की। शुरू करते हैं आर्टिकल। सबसे पहले तो कवच है क्या? न्यूज़ में तो हमें पता है क्यों है, 2-3 दिन से हम आर्टिकल में पढ़ ही रहे हैं। रिसेंटली एक और कोलिजन हुआ है 2 ट्रेनों के बीच में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। 13 लोगों की जान चली गई है, 13-14 लोगों की, और वहाँ पर कवच सिस्टम नहीं था। तो लोगों का, एक्सपर्ट्स का मानना है कवच होता तो ये कोलिजन हो सकता है रुक जाता, लोगों की जान बच सकती थी। सिमिलर सिस्टम जो है एयरक्राफ्ट्स में लगे रहते हैं, जितने भी एरोप्लेन हैं उसमें ये सारे सिस्टम लगे रहते हैं, है ना। हमारे यहाँ जो हम फ्लाइट से जा रहे हैं वो ज़्यादा सेफ़ है रिलेटिव टू रेलवे, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के सिस्टम लगे रहते हैं। अगर मान लीजिए 2 प्लेन सामने आ जाते हैं तो 10 माइल के डिस्टेंस से अगर 2 प्लेन सामने सामने कम हो गया 10 माइल का सिस्टम, तो एक सिग्नल जो है पायलट को मिल जाता है कि आपको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, और उसके हिसाब से जो सिग्नल मिलता है, एरोप्लेन या तो ऊपर जाते हैं या तो नीचे। इस तरीके से एंटी कोलिजन सिस्टम एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन में इंस्टॉल किया जाता है, और बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है ना, कोलिजन रोकने के लिए। एयरक्राफ्ट में बहुत समय से है लेकिन रेलवेज़ में नहीं है, और ये फ़िलहाल 2012 से डेवलप किया जा रहा था इंडिया में, और अब 2022 में फाइनली ये डेवलप हुआ है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, मतलब हमारे देश ने बाहर से कुछ बुलाया नहीं है, यहीं पर इसे डेवलप किया गया है। कवच है क्या? कवच इज़ अ कैप सिग्नलिंग ट्रेन कंट्रोल सिस्टम विथ एंटी कोलिजन फीचर्स। सिंपली पुट,
It plays a role of watchdog over existing signaling system. It was developed over a period of 10 years starting in 2012 by Indian Railway Research Design and Standard Organization. Kavach is designed to give out warnings to the loco pilot in case he does not notice the red signal and instead of stopping is going to overshoot the signal. तो बेसिकली कवच क्या है? कवच एक सिस्टम है जो कोलिजन को रोकता है. इट्स अ वॉच डॉग. अगर मान लीजिए कोई भी सिग्नलिंग में इशू आ जाता है, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, कुछ सिग्नल ख़राब हो जाते हैं या फिर ह्यूमन एरर हो जाती है, रेड सिग्नल में भी ट्रेन चला दी है भाई साहब, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो कवच क्या करेगा? सिग्नल देना चालू कर देगा कि रोको रोको रोको, है ना. जो भी उसका सिग्नलिंग तरीका होगा वो देना चालू कर देगा लोको पायलट को, और लोको पायलट उसके बाद ब्रेक लगा सकता है. अगर लोको पायलट अपनी स्पीड कम नहीं कर रहा है, 15 किलोमीटर से कम स्पीड नहीं किया उसने थोड़ी देर में, तो ऑटोमेटिकली जो ब्रेक्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे और ट्रेन रुक जाएगी. ठीक. अगर लोको पायलट इसे नहीं करता है तो ब्रेक्स अप्लाई नहीं करता है. तो ये बेसिकली हमारा क्या है? सिस्टम है. अब इसे 3 कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी इन द ट्रैक्स. ठीक. तो पहला जो कंपोनेंट है वो RFID है. RFID टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. RFID टेक्नोलॉजी ये आपको पूछा जा सकता है, ये बहुत समय से पेंडिंग है. ठीक है. UPSC में नेक्स्ट ईयर प्री में ये आपको पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है. इसको अलग से पढ़ेंगे प्री पर्सपेक्टिव से. कवच से ज़्यादा मुझे लगता है RFID आने की चांसेस ज़्यादा हैं. तो पहला कंपोनेंट क्या हो गया? RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी. ये ट्रैक्स में लगाई जाती है. RFID टैग यूजेस रेडियो वेव्स टू आइडेंटिफाई पीपल और ऑब्जेक्ट. It uses electromagnetic fields to automatically identify and read information contained in a wireless device from a distance without making physical contact or requiring a line of sight. ठीक. तो ये बेसिकली होता क्या है इसको अलग से बाद में समझेंगे. अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो बाद में अभी अलग से डिटेल में पढ़ेंगे. तो पहला कंपोनेंट RFID हो गया. दूसरा हो गया लोकोमोटिव. लोकोमोटिव मतलब ड्राइवर का केबिन या फिर जो इंजन वाला पार्ट होता है उसमें कई सारी चीज़ें लगाई जाती है, जैसे कि RFID रीडर. ठीक है. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये RFID रीडर हो गया. कंप्यूटर हो गया. ब्रेक इंटरफेस इक्विपमेंट हो गया. ब्रेक इंटरफेस इक्विपमेंट. ठीक. ये सारी चीज़ें काम कैसे करती है अभी समझेंगे एक साथ. और थर्ड है रेलवे स्टेशन पे टावर और मॉडम लगाए जाते हैं, रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाता है. ये सब कहाँ लगते हैं? रेलवे स्टेशन पे. अब समझते हैं काम कैसे करती है 2 ट्रेनों में ये एंटी कोलिजन सिस्टम कवच. तो सबसे पहले ये लोको हो गए. दोनों 2 ट्रेनें हैं, ट्रेन 1 ट्रेन 2, और दोनों एक दूसरे के सामने हैं. ठीक है. अब क्या हो रहा है ये समझते हैं. GPS सेटेलाइट का यूज़ किया जाता है. बेसिकली ये नेविगेशनल सैटेलाइट है. अगर हमें किसी भी चीज़ की लोकेशन जाननी है तो हम नेविगेशन सैटेलाइट का यूज़ करते हैं. इंडिया की नेविगेशन सैटेलाइट का नाम क्या है? नाविक. नाविक को भी यूज़ किया जा सकता है, GPS सेटेलाइट को भी यूज़ किया जा सकता है. दोनों का इस्तेमाल करते हैं. ट्रेन में रिसीवर्स होते हैं, GPS रिसीवर. यहाँ से सिग्नल आता है, इस सिग्नल से हम GPS सेटेलाइट से कम्युनिकेट कर सकते हैं. इससे ट्रेन की लोकेशन पता चल सकती है. ट्रेन की लोकेशन. ठीक है. ये सारे पोजीशन कहाँ जाती है? रेलवे स्टेशन में जो टावर्स लगे हैं, मॉडम लगे हैं. ठीक है. इसमें जाती है ट्रेन की लोकेशन. दूसरा जो डिवाइस लगा रहता है वो है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी डेटा रेडियो मॉडम. ये भी कहाँ लगेगा? ऊपर लगता है लोकोमोटिव के. ठीक. ये दोनों ट्रेनों में लगेगा. ये जो डिवाइस है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो मॉडम, ये बेसिकली क्या करता है? ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है. ये दोनों डिवाइस अपने अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे. इसको बोलते हैं इंटर एंटी कोलिजन डिवाइस रेडियो कम्युनिकेशन. ठीक है. यहीं RFID का यूज़ हो रहा है. अब क्या हो रहा है? ये डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट जैसे करेंगे तो इन लोग अपने लोकेशन एक्सचेंज करेंगे, अपना डेटा जो है एक्सचेंज करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें बातचीत कर पाएंगे. अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, ठीक है, तो ये जो है क्या करते हैं? ट्रिगर करते हैं जो कवच सिस्टम है उसको. और जैसे ही कवच सिस्टम एक बार एक्टिव हो गया तो फिर क्या होने लगेगा? पायलट को, लोको पायलट को सिग्नल मिलने लगेंगे. सिग्नल मिलेंगे. अगर वो सिग्नल मिलते ही ब्रेक लगाना शुरू कर देते हैं तो कोई बात नहीं. लेकिन अगर ब्रेक नहीं लगाते तो हमारे यहाँ जो हमने तो कंपोनेंट लगा रखा है, ब्रेक इंटरफेस इक्विपमेंट लगा रखा है, ये भी जो है एक्टिव हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ब्रेक लगना शुरू हो जाएंगे. अगर जो है लोको पायलट
क्या नहीं करता है, ब्रेक लगाना शुरू नहीं करता, तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएगी। समझ में आया क्या? ये इतना एकदम बेसिक सा है। ये आपको डायग्राम होपफुली चीज़ें समझ में आ गई होगी। कंपोनेंट समझना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो कवच सिस्टम है, ये हिली टेरेन हो या फिर फॉग हो या हेज़ी वेदर हो, इससे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी को इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटरफेरेंस ना के बराबर होता है इन सारी चीज़ों के कारण। हाँ, अगर लाइट वेव्स यूज़ करते तो इशू हो सकता था, लेकिन उसमें लाइन ऑफ साइट पे भी आना ज़रूरी है। यहाँ पर डिस्टेंस से ही ये एक दूसरे को पहचान जाते हैं, ठीक है। RFID का एक बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। फास्टैग में यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही आप लोगों की कार आती है, बाहर एक्टिव हो जाती है RFID, आपको आइडेंटिफाई कर लेती है और आप जो है पैसे कटते हैं और अपने आप निकल जाते हो, ठीक है। सारी चीज़ें एकदम क्या हो गई है, RFID से एकदम फास्ट हो गई है, इसी को बोलते हैं फास्टैग, ठीक। ये आपने यूज़ किया होगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है। उसी तरीके से यहाँ पर दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं, और बहुत दूर होने के बाद भी जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। एक रेंज होनी चाहिए, जब दोनों एक रेंज में आएंगे तभी कम्युनिकेट करेंगे, है ना। 2 से 3 किलोमीटर की ये रेंज मान के चलिए कि रहती है, जिसमें एक दूसरे से ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा कवच सिस्टम था, उसकी फंक्शनिंग थी, ये कुछ कंपोनेंट थे, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा RFID टेक्नोलॉजी। ये इम्पॉर्टेंट है। RFID का हमने एग्जांपल देख लिए, फास्टैग। फास्टैग में यूज़ किस तरीके से हो रही है आप जानते हैं। नेक्स्ट आप कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, आइटम्स होते हैं, गुड्स होते हैं, अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना रहता है तो उसमें भी यूज़ करते हैं, ताकि जो है उसको ट्रैक किया जा सके, ठीक है। तो लॉजिस्टिक में RFID टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल है। उसके अलावा आप लोग देखते हैं, जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी कॉस्ट वॉस्ट देखने के लिए ऐसे दूर से ही कर देते हैं, है ना। दूर से ऐसे लगाया, RFID टैग लगा रहता है, उससे वो रीड कर लेता है, एकदम पास चिपकाने की ज़रूरत नहीं रहती। होटल के जो लॉक्स हैं उसमें भी RFID यूज़ हो रही है, ठीक है। होटल के लॉक में आपको एक कार्ड दिया जाएगा, वो दोनों एक दूसरे से रीड करेंगे। दूर से ही आप ऐसे कार्ड को टच करने की ज़रूरत नहीं, दूर से लगाओ और आपका लॉक जो है खुल जाएगा। RFID टेक्नोलॉजी में बेसिकली डेटा स्टोर किया जाता है, उस डेटा का रीड कर लेता है और उसी डेटा को जो है रीड करने के बाद उसके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या यूज़ कर रही है, इसके बेसिक्स चीज़ें क्या हैं, रेडियो वेव्स हैं, ठीक है। रेडियो वेव का इस्तेमाल करती है, जो कि दूर से ही जो है टारगेट को आइडेंटिफाई कर लेता है। दूसरा ये वायरलेस ट्रैकिंग मेथड है, दैट यूजेस टैग एंड रीडर्स टू ट्रैक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली वायरलेस ट्रैकिंग मेथड है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यूज्ड बाय RFID सिस्टम। तो ये किस तरह की फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है, लो भी करता है, हाई भी करता है और अल्ट्रा हाई, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे फैक्ट हैं, इसको याद रखना ज़रूरी है। अब एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डिफरेंस बिटवीन RFID एंड बारकोड। बारकोड पिछले संडे हमने डिस्कस किए थे, बारकोड और QR कोड में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हम RFID और बारकोड के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। बारकोड भी आपने देखा होगा, उसे रीड कर सकते हैं, एक मशीन आती है उसको है बारकोड रीड किया जाता है। उसी तरीके से RFID भी यूज़ होता है, लेकिन बारकोड में लाइन ऑफ साइट होना ज़रूरी है। इसमें लाइट को इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है टू रीड है समथिंग, है ना। इसमें RFID रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है टू कम्युनिकेट डेटा। डू नॉट रिक्वायर लाइन ऑफ साइट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डेटा। कहीं दूर भी हो सकता है, तब भी डेटा ऑब्टेन किया जा सकता है, इसमें एकदम सामने होना चाहिए, अदरवाइज आप पॉसिबली नहीं कर सकते डेटा रीड, ठीक है। एकदम बाजू में होना चाहिए, चिपका के रखते हैं, एकदम चिपका के चेक करते हैं, लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, क्योंकि ये लाइट का यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू काउंटरफिट एंड रेप्लिकेट, इट इज़ सिंपल टू काउंटरफिट एंड रेप्लिकेट। थोड़ा कॉस्टली होता है, थोड़ा सस्ता होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्री वाला आस्पेक्ट कवर हो जाएगा। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। इसमें ज़्यादा और कुछ है नहीं, ऐसा कुछ मतलब ना समझने वाला कुछ है नहीं, सारी चीज़ें जो है सिंपल सी है। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट आर्टिकल है एनवायरमेंटल फैक्टर डिटरमाइन द हाइट ऑफ चिल्ड्रन। बेसिकली ये न्यूज़ आई थी, है ना, जो न्यूज़ एनालिसिस करते हैं उसमें जो है आप लोगों ने देख लिया होगा या फिर आपने खुद से पढ़ लिया होगा, लेकिन मुझे लगा इसमें एक दो चीज़ें टर्म इम्पॉर्टेंट है जो आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं, उन टर्म्स को हम देखेंगे। मीन्स के लिए ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, आज ज़्यादा आर्टिकल आए नहीं है, इसलिए फिर मैंने सोचा एक आध दो अच्छे आर्टिकल जिसमें आपको प्री के लिए हेल्प मिल जाए उसे भी ले लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये आर्टिकल सिर्फ प्री के पर्सपेक्टिव से, उसमें भी ये आर्टिकल डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, आपको
कुछ टर्म्स हो सकते हैं जो इसमें यूज़ किए हैं, जैसे जीन एक्सप्रेशन, ये पूछ ले आपको कि व्हाट इज़ जीन एक्सप्रेशन विच इज़ करेंटली इन द न्यूज़। इस तरह के वर्ड्स आपको यूपीएससी ने 2023 में काफ़ी पूछे थे, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो हमारे PYQ से हमें आइडिया लग जाता है कि हमें चीज़ें कैसे पढ़नी है, उसी हिसाब से आप लोग पढ़ेंगे और हमें भी आइडिया लग जाता है, उसी तरीके से हम आपको बताएंगे। तो बेसिकली शुरू करते हैं हमारा ये आर्टिकल। इन अ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट एनवायरमेंटल फैक्टर प्ले अ ग्रेटर रोल देन जेनेटिक वेरिएंट्स इन डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ चिल्ड्रन इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, इन कंट्रास्ट टू दोज फ्रॉम यूरोपियन नेशन वेयर जेनेटिक आस्पेक्ट प्रीडोमिनेंट इन रेगुलेट चाइल्डहुड हाइट। ठीक है, तो अभी तक के तो हमें क्या समझ में आता था कि जो हमारी हाइट है, अगर हमारे पापा की हाइट ज़्यादा है तो हमारी हाइट ज़्यादा होगी, पापा की हाइट कम है तो हमारी हाइट कम होगी, बेसिकली जीन्स के कारण। ठीक है, जो जेनेटिक जो डीएनए है उसके हिसाब से जो है हमारी हाइट होती है, और जो आने वाली जनरेशन है उसकी हाइट भी उसी से डिसाइड होगी। लेकिन अभी एक रिसर्च आई है, उसमें ये कहा गया है, जो फाइंडिंग्स है कि जो हाइट है कहाँ पर, लो इनकम कंट्री में और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। This was expounded in a study carried out by the Hyderabad-based CSIR CCMB Center for Cellular and Molecular Biology, along with several other national and international institution. नेचर जनरल में जो है इसमें अभी ये रिसेंटली पब्लिश हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब आपको ये पूछा नहीं जाएगा कि रिसर्च कहाँ है ये बेसिकली, लेकिन रिसर्च इम्पॉर्टेंट है, जो एंड प्रोडक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। While human height is strongly influenced by fixed genetic and variable environment factor, the author of the study noted that the contribution of modifiable epigenetic factor is underexplored. Epigenetic factors are external influences including lifestyle, nutrition and environment that affect the way the gene works. ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं ये, हाइट तो हाइट जो है बहुत ज़्यादा जो है किस पे डिपेंड करती है, जो जीन्स हैं हमारे, जो डीएनए है उसी पे, लेकिन और भी फैक्टर पे डिपेंड करती है, जिसे इन्होंने क्या कहा है, एपिजेनेटिक फैक्टर, जो क्या होते हैं, जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस करते हैं आपके डीएनए किस तरीके से एक्सप्रेशन कर रहा है। ठीक है, किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, जो भी आपके जीन्स हैं, डीएनए है, उसमें जो एनवायरनमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, और उसी को यहाँ पर एपिजेनेटिक फैक्टर कहा गया है। ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या क्या हो सकते हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, आपका एनवायरनमेंट किस तरह का है। ठीक है, इसलिए मेरे को लगता है कि मैं जो है मेल न्यूट्रिशियस रह गया, क्योंकि हमारे घर में सब बढ़िया हेल्दी वेल्दी हैं, पर गरीब बहुत थे हम, गरीबी बहुत थी, तो ये सारे इश्यूज़ रहे, है ना, प्रॉपर न्यूट्रिशन। और दिल्ली में देखो बच्चों को तो खूब लंबे चौड़े एकदम तगड़े से, है ना, हेल्थ वेल्थ एकदम बढ़िया, हाइट एकदम बढ़िया। तो अब समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं विलेज एरिया में या फिर छोटी जगहों में रहने वाले लोग, इतनी ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ती उनकी, इतनी ज़्यादा वो मोटे भी नहीं होते हैं ना, ओबेसिटी भी नहीं होती हालांकि उनको। लेकिन यहाँ पर देखें दिल्ली मुंबई वगैरह में, तो यहाँ सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट मम्मियाँ खिलाई जा रही हैं, पिलाई जा रही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों को। ठीक है, बचपन से ही खिलाना पिलाना चालू है। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, और अभी तक के ये सारी चीज़ों पे स्टडी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, एपिजेनेटिक फैक्टर्स पे इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया गया था, अभी किया गया है, तो इसका बहुत बड़ा रोल बताया जा रहा है। एपिजेनेटिक चेंजेस अफेक्ट जीन रेगुलेशन एंड आल्टर जीन एक्सप्रेशन बट नॉट द डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं ये डीएनए सीक्वेंस नहीं बदल रहे हैं। ठीक है, आपका डीएनए जो है वो वही रहेगा। ठीक, एपिजेनेटिक जो चेंजेस होंगे वो सिर्फ एक्सप्रेशन आल्टर कर रहे हैं, जीन एक्सप्रेशन। अब ये जो वर्ड है आल्टरिंग जीन एक्सप्रेशन, यही इम्पॉर्टेंट है, यही आपको पूछा जा सकता है इस पूरे आर्टिकल में। इसी तरीके से आपको पढ़ना है, और बाकी न्यूज़ भी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको इसी तरीके से पढ़नी है कि क्या आ सकता है। ठीक, अब पढ़ते हैं जीन एक्सप्रेशन है क्या। Gene expression, the process by which the instruction present in our DNA are converted into functional products such as protein, tRNA, rRNA। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन 2 स्टेप में होता है, ये सब आपको पता है, सिर्फ नाम इसका जीन एक्सप्रेशन है, जो हो सकता है आपको ना पता हो। जीन को बेसिकली एक्सप्रेस किया जा रहा है, जो हमारा डीएनए है उससे, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, उस इन्फॉर्मेशन से कुछ फंक्शनल प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आरएनए, टी आरएनए,
ठीक है। तो ये mRNA ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये प्रोडक्ट हैं, डीएनए से बनते हैं। इसी जो प्रोसेस है इसको चेंज कर सकती है, आल्टर कर सकती है। जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कितने कॉन्सेंट्रेशन में बनेंगे उसको बदला जा सकता है। इसके अलावा डीएनए सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकता है एपिजेनेटिक फैक्टर्स में। ठीक है, एपिजेनेटिक फैक्टर भी पूछ सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए एपिजेनेटिक फैक्टर क्या क्या हैं, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर हैं। तो इसमें दो स्टेप होती है, पहली ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये सबको ऑलरेडी पता होगा। तो इस तरीके से जीन एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर बहुत बड़ा जो है रोल अदा करते हैं। जो लोग गरीब हैं वो लोगों को मेल न्यूट्रिशन और बहुत सारी चीज़ों का शिकार होना पड़ता है, उन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है। लेकिन जो अच्छी फैमिली से हैं, रिच फैमिली से हैं, उनको देखोगे बच्चों को तो एकदम अच्छे खाते पीते घर के हम बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। ठीक, तो न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन लोड, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं हमारी हाइट को। तो ये सारी चीज़ें यूरोप में क्यों नहीं होती, वहाँ पर पैसा है सबके पास। अपने इंडिया वगैरह में ये सारे फैक्टर्स जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ गरीबी बहुत है। ठीक, होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और मेन जो चीज़ वर्ड है जीन एक्सप्रेशन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। लास्ट आर्टिकल है हमारा, यूनेस्को नेम्स कोझिकोडे सिटी ऑफ लिटरेचर, व्हाट दिस टैग मीन्स। ये आर्टिकल बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस में आया है और आपके प्री पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है, सीधे सीधे याद करना है, समझने का ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, सेल्फ एक्सप्लेन्ड है। फिर भी मैं एक बार आपको चीज़ें समझा देता हूँ, थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट। कोझिकोडे इन केरला वॉज एडेड टू यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, यूसीसीएन के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, इसकी डिटेल अपने को पता होना चाहिए। तो बेसिकली कोझिकोडे को ऐड किया गया है। इसके अलावा ग्वालियर को भी ऐड किया गया है। ठीक है, अगर ग्वालियर पता हो तो ग्वालियर घराना याद है क्या? अगर घराना याद है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी जो फील्ड है इसमें इसको ऐड किया है, वो है म्यूज़िक। ठीक, ग्वालियर को भी ऐड किया गया है। 55 न्यू सिटीज़ ऐड की गई है इस नेटवर्क में। दिस cities have been handpicked to represent 7 creative fields: craft and folk arts, design, film, gastronomy, literature, media, art and music. Kozhikode was included in the category of literature, ये लिटरेचर में है, और ये म्यूज़िक में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अलग अलग 7 क्रिएटिव फील्ड में जो है सिटीज़ को ऐड किया जाता है, टैग दिया जाता है पर्टिकुलर सिटीज़ को, जिसके लिए वो बहुत समय से फेमस है ना। तो क्या होते हैं ये क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, इनको समझते हैं। 2004 में ये यूसीसीएन क्रिएट किया गया था, 2004। ठीक, टू प्रमोट कॉपरेशन अमॉन्ग सिटीज़ दैट हैव आइडेंटिफाई क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, वो सारी सिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पर क्रिएटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। बेसिकली वो सिटी किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और जिस चीज़ के लिए वो फेमस है उसी से डेवलपमेंट होगा, है ना। उसी को डेवलप करेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा जिसके लिए वो फेमस है। मान लो कि हैदराबाद की बिरयानी फेमस है तो उसको उसके लिए किया जाएगा आइडेंटिफाई, और उसी से लोगों को क्या मिलेगा, काम मिलेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसी पर्टिकुलरली चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, और उसमें क्रिएटिविटी स्ट्रेटेजिक फैक्टर है। उन सिटीज़ को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे नेटवर्क में। ठीक है, ताकि ये सिटीज़ के बीच में क्या बढ़े, कॉपरेशन बढ़े। अब द नेटवर्क इज़ एम्ड एट लेवरेजिंग द क्रिएटिव, सोशल एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ कल्चरल इंडस्ट्री। ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो सोशो कल्चरल और इकोनॉमिकल पोटेंशियल है कल्चरल इंडस्ट्रीज़ का, है ना। जो भी कल्चर के कारण पहले से बहुत सारी चीज़ें सिटीज़ फेमस है, उसके इस पोटेंशियल का यूज़ किया जा रहा है ताकि डेवलपमेंट ज़्यादा किया जा सके उस पर्टिकुलर सिटी का, उसका विकास किया जा सके इस कल्चरल इंडस्ट्री को मानक बना के। जैसे हम जीआई टैग देते हैं ना, बेसिकली उसी तरीके से ये टैग है, और कुछ भी नहीं है। पर्टिकुलर सिटी किसी न किसी चीज़ के लिए फेमस है, उसको वो टैग दे देते हैं। तो अब ये टैग मिलने के बाद वहाँ पर जो है टूरिज़्म बहुत बढ़ जाएगा। बिरयानी बेस्ट है हैदराबाद की तो लोग बिरयानी खाने आएंगे, है ना। बाबर आजम लगातार वही बिरयानी खा रहे हैं और अब बाहर होने के कगार पे हैं। ठीक, तो इट वॉज लॉन्च टू प्रमोट यूनेस्को गोल of cultural diversity and strengthen resilience to threat
सच एस क्लाइमेट चेंज, राइजिंग इनइक्वालिटी एंड रैपिड अर्बनाइजेशन। तो बेसिकली यूनेस्को को जो कल्चरल डाइवर्सिटी प्रमोट करने का ये तरीका है और स्ट्रेंथन करने का तरीका है कि इसको सिटीज़ को किन सारी चीज़ों से जो थ्रेट अभी डेवलप हो गए हैं रिसेंट ईयर्स में, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग इनइक्वालिटी। इट एनकरेज अ कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी इन अर्बन प्लानिंग एंड सॉल्यूशन टू अर्बन प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें एक कल्चर डायमेंशन को हमने ऐड कर दिया है, किसमें, अर्बन प्लानिंग में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सिटीज़ का। ठीक, अब इसके अलावा कौन कौन सी सिटीज़ को मिल चुका है? श्रीनगर को मिला है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए, वाराणसी को मिला है म्यूज़िक के लिए, चेन्नई को मिला है म्यूज़िक के लिए, और मेरे ख्याल से आप लोग चेक कर लीजिएगा हैदराबाद को भी मिला है, ऐसा मुझे याद आ रहा है, आई एम नॉट श्योर। उसके अलावा जयपुर और मुंबई, ये 2-4 सिटीज़ को चेक करना है। ये सारी सिटीज़ को भी शायद मिला है, ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने पढ़ा था। ठीक है, इसलिए ये मुझे लग रहा है, एक बार आप देख लेंगे। आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, सिटी का नाम पूछ लिया, मान लो हैदराबाद या फिर वाराणसी, और उसके सामने टैग किसका मिला है, म्यूज़िक का, या फिर इसमें लिख दिया फोक आर्ट का। अब कंफ्यूज हो सकते हो, इस तरीके से आपको ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2, ओनली 3, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अब एरियाज़ ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इन लोग क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, बैठते हैं सारे मेयर वगैरह जो भी सिटीज़ के होते हैं उनको वहाँ बुलाया जाता है, और वो उसके अलावा बहुत सारे सिविल सोसाइटी के मेंबर हो गए और बहुत सारे स्टेक होल्डर को बुलाया जाता है। इन लोग अपने जो प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसको शेयर करते हैं ताकि जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर जगह जो है किया जा सके, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ाया जा सके पूरे दुनिया में। ठीक, तो ये बातचीत करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो एनुअल कॉन्फ्रेंसेस होती है, उसमें ये सारी एक्टिविटीज़ होती है। लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी सेंटोस ब्राज़ील में। इस साल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो इस्तांबुल टर्की में हुई थी, और जो 2024 की होने वाली है वो ब्रागा पुर्तगाल में होने वाली है। ठीक है, ये भी आपको क्या मालूम आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, डिटेल में भी पूछ सकते हैं। ठीक, उसके अलावा मेंबर्स को एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी भेजनी पड़ती है हर सिटीज़ की। ठीक है, जो भी सिटी टैग हुई है उसमें क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या प्रोग्रेस हो रही है, उसकी एक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। ठीक है, कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी भेजनी पड़ेगी। उसके अलावा कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। वो बेनिफिट्स जैसे कि आपको यहाँ पर बातचीत की गई है कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स होते हैं आपके लिए, और ये आपका क्या है, UCCN है, इम्पॉर्टेंट है प्री एस्पेक्ट से, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू, एन्जॉय योर डे, और मैच देखिए, बढ़िया पढ़ाई भी करिए साथ साथ, और साथ ही में सब्सक्राइब करिए, है ना। बढ़िया बढ़िया जो है आपको कंटेंट दे रहे हैं, आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, एन्जॉय योर डे।